मरेल कोटला से गिरफ्तार जासूस गजाला से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। दानिश ने गजाला को दिया था शादी का ऑफर, गजाला को 20,000 रुपए भी दिलाए थे। पंजाब में सेना से जुड़ी जानकारी मांगी थी, 2 बार पाकिस्तान गई थी गजाला, ये जानकारी सामने आ रही है। टीवी 9 पर गजाला के पासपोर्ट वीजा की कॉपी भी मौजूद है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वही उसकी कॉपी है वीजा की, और जो अप्रूव किया गया था गजाला के लिए। गजाला का यह वीजा जब वो उसने पाकिस्तान विजिट किया था। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि दानिश ने गजाला को शादी का ऑफर दिया था, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और साथ ही ये भी कि 20,000 रुपए भी दिलाए थे, और साथ ही ये कहा था कि पंजाब में सेना से जुड़ी जानकारी वो मुहैया कराए। 2 बार पाकिस्तान गजाला गई थी, और उसके वीजा की ये कॉपी जो आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जासूसी मामले पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है गजाला को लेकर, और यह जानकारी सामने आई है उसके पाकिस्तान विजिट को लेकर। 2 बार पाकिस्तान विजिट किया था, जिसकी वीजा की कॉपी भी टीवी 9 के पास उपलब्ध है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। जानकारी यह भी सामने आई है कि दानिश ने गजाला से शादी का ऑफर दिया था, और इस तरह से झांसे में फंसाकर जासूसी करवाई थी अपने देश के ही खिलाफ। गजाला को पैसे भी दिए गए थे, 20,000 रुपए दिलवाए थे दानिश ने, और उसके बाद पाकिस्तान का विजिट भी करवाने में मदद की थी। 2 बार गजाला ने पाकिस्तान का विजिट किया था। ये हम वीजा और पासपोर्ट दोनों की तस्वीरें हम आपको गजाला की दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये 28 दिसंबर 2023 का वीजा है जो आपके सामने है टीवी 9 की स्क्रीन पर। और अब आपको बताते हैं कि पूछताछ में गजाला ने क्या बताया है। दरअसल वीजा के लिए 2 महीने में 2 बार पाक एम्बेसी गई थी। साथ ही वीजा डेस्क पर दानिश नाम का एक पाक अधिकारी उसे मिला। दानिश ने अपना नंबर दिया और गजाला का भी नंबर लिया, यह जानकारी उसके हवाले से मिली है। दानिश ने फोन कर मुझे फिर पाकिस्तान एम्बेसी बुलाया, यह गजाला ने बताया है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि शादी का भी ऑफर दिया गया था, और शादीशुदा होने के बावजूद दानिश ने गजाला को शादी का ऑफर दिया। दानिश ने यामीन के जरिए यूपीआई से 20,000 रुपए भिजवाए थे। बाद में दानिश शॉपिंग के पेमेंट के लिए QR कोड भेज देता था। दानिश ने गजाला को 20,000 रुपए में से खर्च करने के लिए कहा था, और फिर दानिश ने पंजाब में सेना की जानकारी गजाला से मांगी थी। तो देखिए, पूछताछ में ये सारी बातें गजाला ने बताई हैं। लाहौर में मेरे रिश्तेदारों ने व्यापार के लिए मुझे बुलाया था, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं पाकिस्तान जाना चाहती थी। तो ये गजाला का बयान है जो कि बताया गया है, जिसमें कई सवाल पूछे गए थे। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, गजाला ने जो बातें बताई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। इससे यही समझ में आ रहा है कि गजाला का इस्तेमाल किया गया था अपने ही देश के खिलाफ जासूसी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए गजाला का बयान जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर ये खुलासा करता है कि आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तानी दूतावास में एक तो जासूसी का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था, उसके अलावा घूसखोरी भी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। गजाला दरअसल जो भी वीजा लेने के लिए लोग आते थे उनको वहां लेकर जाती थी, उनका वीजा लगवाने का वादा उनको करती थी। उसके पर पर्सन पर वीजा का वो 5,000 रुपए लेती थी, और 5,000 रुपए बकायदा वो दानिश के नाम पर लिए जाते थे, और दानिश वो पैसे पहले यामीन मोहम्मद को देता था, यामीन मोहम्मद से वो पैसे गजाला के पास पहुंचते थे। तो एक तरीके से जो पूरा रिश्वत का पैसा था दानिश का, वो गजाला के पास रहता था, और दानिश आगे जो भी शॉपिंग करता था या कोई सामान वगैरह खरीदता था तो उसका QR कोड गजाला को भेजता था, और गजाला उस रिश्वत के पैसे से उसका भुगतान करती थी। तो कहा जा सकता है गजाला, यामीन, दानिश ये सब एक ही पूरे नेटवर्क का हिस्सा है, और गजाला को साथ में ना सिर्फ घूसखोरी के इस नेक्सस में उसने शामिल किया, बल्कि उससे ये भी चाहता था कि किसी तरीके से पंजाब में जो भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तस्वीरें, उसकी जानकारियां दानिश के साथ शेयर की जाएं। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो गजाला के हवाले से जानकारियां भारत की लेना चाहता था यामीन, और पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था गजाला का। पाक एम्बेसी में जासूस की रिक्रूटमेंट हो रही थी, जिसमें से एक गजाला भी थी। देखिए वो वीजा आपको दिखा रहे हैं, 28 दिसंबर 2023 का 30 दिन यानी 1 महीने के लिए वीजा गजाला को मिला था पाकिस्तान की ओर से। इधर मलेरकोटला से गिरफ्तार यामीन ने क्या बताया वो भी हम आपको बता रहे हैं। दानिश ने वीजा के बदले कमीशन लेने को कहा। कमीशन के
पैसे मेरे पास ही रखता था दानिश, ये भी उसने कहा है। दानिश के कहने पर गजाला को 20,000 रुपए दिए, 2 बार पाक के गुजरावाला गया था, ये जानकारी दी है यामीन। ये देखिए यामीन के पासपोर्ट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, नाम नजर आ रहा है और जगह पता भी नजर आ रहा है। और इस तरीके से इस पूरे जासूसी नेटवर्क में एक अहम किरदार के रूप में यामीन भी सामने आया है, जो दानिश से सीधे संपर्क में था और जो भी पैसे के लेन देन होते थे उसमें वो शामिल भी था। साथ ही पाकिस्तान का भी विजिट किया, 2 बार गुजरावाला गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा गया है, जिनका सीधा संबंध पाकिस्तानी दूतावास से है। इन जासूसों को वीजा, नागरिकता और पैसों का लालच देकर फंसाया गया था। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक जितने भी पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, उनमें से कई का सीधे तौर पर पाकिस्तान की एम्बेसी से कनेक्शन सामने आया है। अब हरियाणा के पंचकुला से एक अज्ञात जासूस को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, उनमें ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। देवेंद्र सिंह को हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया गया है। शहजाद को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अरमान हरियाणा के नू का रहने वाला है। नोमान इलाही यूपी के कैराना का रहने वाला है। गजाला पंजाब के मरेल कोटला की रहने वाली है। यामीन मोहम्मद ये भी पंजाब के मरेल कोटला का रहने वाला है। मोहम्मद तारीफ को हरियाणा के नू में पकड़ा गया है। पकड़े गए अन्य जासूसों में पंचकुला से अज्ञात जासूस को गिरफ्तार किया गया है। सुखप्रीत सिंह को गुरदासपुर से पकड़ा गया। करणवीर सिंह को गुरदासपुर से गिरफ्तार किया गया। राकिब पंजाब के भटिंडा से गिरफ्तार हुआ। पलक शेर मसीह पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तारी। सूरज मसीह की पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तान एम्बेसी ने हाई कमीशन के नाम पर जासूसी की एक तरह से पूरी पाठशाला खोल रखी थी। और जासूसी मामले में आरोपी ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप, मोबाइल की जांच से कई जरूरी जानकारियां सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भले ही जांच एजेंसियों को पूछताछ में सहयोग न कर रही हो, लेकिन उसके लैपटॉप, मोबाइल फोन की डिजिटल फॉरेंसिक जांच में एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली हैं। ज्योति के मोबाइल फोन की जांच में पठानकोट, नाथुला पास के साथ अरुणाचल प्रदेश की संवेदनशील वीडियो भी मिले हैं। कॉल डिटेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर और पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े कई फोन नंबरों का पता चला है। जब ज्योति के लैपटॉप की जांच की गई तो बॉर्डर इलाकों के कई संदिग्ध वीडियो बरामद हुए। इसके अलावा गोपनीय जानकारियों को उजागर करने वाले वीडियो भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। इतना ही नहीं, रडार लोकेशन, हाई सिक्योरिटी जोन के साथ बीएसएफ की मूवमेंट वाले वीडियो की जानकारी भी सामने आई है। ईमेल अकाउंट की जांच में पता चला है कि ज्योति का अकाउंट पाकिस्तान में कई बार लॉगिन हुआ है। फेक प्रोफाइल के साथ आरोपी के ग्रुप चैट्स का ब्यौरा भी पकड़ा गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद ज्योति के हर वीडियो को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां और हरियाणा पुलिस संयुक्त रूप से अब उससे पूछताछ कर रही हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा भागलपुर भी गई थी और यहां भी कई वीडियोस बनाए थे। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का बिहार कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल ज्योति अपने यूट्यूब चैनल के जरिए यात्रा और धार्मिक स्थलों के वीडियो बनाती थी। कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा 4 बार भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर आ चुकी हैं। उनके वीडियो में मंदिर और भागलपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखी जा सकती हैं, जो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। ज्योति मल्होत्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर सुल्तानगंज से देवघर और बासुकीनाथ तक की यात्रा को दिखाया था। वीडियो सामने आने के बाद भागलपुर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और ज्योति मल्होत्रा के बिहार कनेक्शन की तह तक जांच शुरू कर दी गई। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि ज्योति का इतनी बार सुल्तानगंज आना संदेहास्पद है। पुलिस को आशंका है कि ज्योति का स्थानीय स्तर पर भी कोई संपर्क हो सकता है। भागलपुर में पहले भी पाकिस्तानी कनेक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। 2022 में नवगछिया में संदिग्ध गतिविधियों की जांच की गई थी, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई थी। इसलिए ज्योति का भागलपुर कनेक्शन जांच का अहम हिस्सा बन गया है। वहीं भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक और अधिकारी मारे गए। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमलों को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को गंभीर नुकसान हुआ है। भारतीय सेना के मुताबिक ऑपरेशन में 64 पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की टुकड़ियों की जवाबी कार्रवाई का हिस्सा थी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं को जहां प्रदर्शित किया, वहीं ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल प्रणालियों का उपयोग करके पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
ये ऑपरेशन भारत की बढ़ती रक्षा मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ उसकी दृढ़ नीति का प्रतीक है। भारतीय सेना के साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष पारंपरिक दायरे में रहा। पाकिस्तान की ओर से परमाणु खतरे का कोई संकेत नहीं दिखा। सैन्य कार्रवाई रोकने पर दोनों देशों के बीच सहमति भी बनी थी। और डीजी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा है कि पाक सेना मुख्यालय सहित पूरा पाकिस्तान हमारी मिसाइलों की रेंज के अंदर है, इसलिए पाकिस्तान को छिपने के लिए कोई गहरी खाई तलाशनी होगी। I would just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah, something really. Job is to protect our sovereignty, our people, and if we've been able to ensure that no harm has come anywhere, I think it's tremendous satisfaction for the defense services of the country. ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर न सिर्फ ड्रोन मिसाइल से हमले किए बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमकर गोलीबारी और बमबारी भी की है, लेकिन पाकिस्तान के कई बम बेकार साबित हुए। ये बम पाकिस्तान की ओर से भारत तो आ गए लेकिन फट नहीं सके। केवल जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में भारतीय सेना ने ऐसे 42 बम बरामद किए जो पाकिस्तान की ओर से भारत आए थे लेकिन फट नहीं पाए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आए इन बमों को डिफ्यूज किया। यहाँ एक बम पड़ा था पाकिस्तानी बम, जो आज आके आर्मी वालों ने फटाड़ा। इसका हमें खतरा बना हुआ था और बच्चों को भी खतरा था, हम सबको खतरा, हम बहुत डर रहे थे। जगयाल दरा के अंदर जो एक शेलिंग का बम था यहाँ पे पड़ा हुआ रोड साइड पे, जहाँ पे बस्ती भी है, तो वहाँ से इंडियन आर्मी के स्क्वाड ने आकर जो है बम स्क्वाड जो है डिफ्यूजन किया। वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थी हमारी पब्लिक के लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने बम डिफ्यूजल ऑपरेशन चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। सेना और पुलिस ने मिलकर एक बड़ी और सुरक्षित कार्रवाई के तहत जिंदा गोले को नष्ट किया। बम डिफ्यूजल की प्रशिक्षित टीमों ने पूरी सावधानी और सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इन गोलों को निष्क्रिय किया। सेना ने कहा कि ये कदम बॉर्डर इलाकों में लोगों की सुरक्षा और सामान्य हालात बहाल करने की दिशा में सेना की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। और इधर चीन में पाक डिप्टी पीएम की बेइज्जती हुई है। जी हां, बीजिंग एयरपोर्ट पर शर्मिंदगी भरा स्वागत हुआ है। स्वागत में नहीं पहुंचा चीन का कोई भी मंत्री। इशाक डार को वैन में बिठाकर ले जाया गया। पाक डिप्टी पीएम के चेहरे पर तनाव के भाव नजर आए। कब्जाधारी चीन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। यह हाल तब है जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ चीन को अपना सबसे अहम दोस्त बताते रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजिंग एयरपोर्ट पर इशाक डार पर शर्मिंदगी भरा स्वागत हुआ। डार के स्वागत में चीन का कोई मंत्री नहीं पहुंचा और उन्हें एक वैन में बिठाकर ले जाया गया। अब आपको बताते हैं आखिरकार इशाक डार चीन गए क्यों थे। इशाक डार चीन और पाकिस्तान के संबंधों में मजबूती देने के लिए चीन पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के साथ तनाव पर चर्चा की। सिंधु जल समझौता रद्द होने का रोना भी डार ने ड्रैगन के सामने रोया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मोर्चे पर घिरा है, इसके अलावा बलूचिस्तान और आंतरिक मोर्चे पर भी घिरा है। इन बातों पर भी डार ने चीन में बात की। डार के दौरे की असली वजह यह है कि भारत की कार्रवाई से चीन बैकफुट पर है। वो अपने तबाह मिलिट्री ठिकानों की रिपेयरिंग करना चाहता है। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है और चीन से मजबूत एयर डिफेंस की मांग की गई। और अब आपको एलओसी पर मौजूद बंकर के भीतर से टीवी9 संवाददाता अंजू निर्वाण की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए बंकर के अंदर से हमारे जवान कैसे पाकिस्तान को धूल चटाते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक बंकर के अंदर मौजूद हैं और हमारे जवान जो है किस तरीके से हमारी जो सरहदें हैं उनकी जो है तैनाती देखता है, पेट्रोलिंग करता है और साथ में बंकर्स पर तैनात होकर वो बिल्कुल अचूक निशाना लगाकर दुश्मन पर ताकते हुए, एक तरीके से कह सकते हैं अचूक निशाना सटीक लोकेशन पर टारगेट करके रख सकता है। और अगर दुश्मन कोई हलचल करता है या फिर कोई एरियल ऑब्जेक्ट भेजने की कोशिश करता है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता है, तो ये उसे भी डिस्ट्रॉय करने का
दम रखते हैं। एलओसी पर तैनात बंकर में ये जवान हमारी सीमाओं की निगहबानी कर रहा है और खास बात यह है कि सामने से दुश्मन का पहाड़, दुश्मन की चोटी और दुश्मन की पोस्ट भी यहाँ से नजर आती है। अगर दुश्मन को हिमाकत करने की कोशिश करता है तो ये उसे वहां से निशाना बना सकता है। आसानी से हमारे जवान यहाँ से दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। अगर वो हमारे एरिया में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्रोन भेजने की कोशिश हमारी सीमा में करते हैं। और ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक और खबर है। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जब उसको पुलिस उसके घर लेकर गई, वहां उसने एक डायरी में ये नोट लिखा था। ज्योति की गिरफ्तारी के वक्त का नोट भी सामने आया है। डायरी में ज्योति ने लिखा था नोट, और ज्योति ने लिखा, सविता को कहना फ्रूट्स ला दे। ज्योति ने लिखा, घर का ख्याल रखें, जल्दी आ जाऊंगी। और चीन पाकिस्तान के बाद ज्योति का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। ज्योति ने बांग्लादेश के वीजा के लिए किया था आवेदन। एजेंसियों को ज्योति का एप्लीकेशन फॉर्म मिला है। एप्लीकेशन फॉर्म में तारीख नहीं भरी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हाल में ये फॉर्म भरा गया था। पहलगाम हमले के बाद फॉर्म भरे जाने का शक है। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, ये फॉर्म हम दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि बांग्लादेश जाना चाहती थी ज्योति, लेकिन इस फॉर्म में कोई डेट मेंशन नहीं है। क्या जानकारी इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों को तफ्तीश के दौरान ये जो फॉर्म है वो दरअसल उसके घर से ही बरामद हुआ है ज्योति के, और वहां पर ज्योति से पूछताछ के दौरान पता चला कि दरअसल वो बांग्लादेश जाने की भी तैयारी कर रही थी। बांग्लादेश में कुछ लोगों के लगातार संपर्क में थी और वहां पर भी एक ट्रैवलॉग वहां पर तैयार करने की कोशिश बांग्लादेश जाकर वो कर रही थी। इससे पहले नेपाल, पाकिस्तान, साथ ही बैंकॉक, इसके अलावा चाइना, ये वो तमाम कंट्रीज है जहां वो जा चुकी थी और अब बांग्लादेश जाकर वो एक बार फिर कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वहां पर भी अपने संपर्क बढ़ाए जा सकें। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश जाने की फिराक में थी ज्योति, और कहा जा रहा है कि हो सकता है पहलगाम हमले के बाद ही ये एप्लीकेशन फॉर्म ज्योति की ओर से भरा गया था। हालांकि इसमें तारीख का जिक्र नहीं किया गया है कि कब ज्योति जाना चाहती थी बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। अहमदाबाद के चंदोला इलाके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। चंदोला झील के इस ड्रोन वीडियो में देखिए कितने बड़े इलाके से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ सरकारी जमीन पर बने करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा के इलाके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम के इस अभियान को सफल बनाने के लिए मौके पर करीब 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। साथ ही अवैध निर्माण ढहाने के लिए 50 से ज्यादा बुलडोजरों को लगाया गया। द्वारा जो दबान हटाने में आ रहा है उसमें 25 SRP कंपनी और 3000 पुलिस जवान और ऑफिसर्स द्वारा आज इंक्रोचमेंट की ड्राइव करी जा रही है। इसमें ये पूरा तालाब का एरिया है, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर्स हैं, सभी इलीगल ही हैं और इसीलिए आज इनको क्लियर किया जा रहा है। उस टाइम फर्स्ट फेज में हमने जब किया था ड्राइव तो उसमें पकड़े गए थे और उनके ऊपर प्रॉपर डिपोर्टेशन की कार्रवाई करने में आई है। चंदोला में बुलडोजर एक्शन का ये दूसरा चरण था। पिछले महीने भी इसी इलाके से अतिक्रमण हटाया गया था। 29 और 30 अप्रैल को अभियान के पहले चरण के दौरान करीब 3000 अवैध मकानों को गिराया गया था। इस इलाके में लंबे समय से अवैध बांग्लादेशियों का कब्जा रहा है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अहमदाबाद के चंदोला में एक लंबे समय से अवैध निर्माण जारी था। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर एक्शन जारी है। देखिए TV9 संवाददाता जिग्नेश पटेल की रिपोर्ट। वर्ष 2003 में 16,000 के ऊपर अवैध निर्माण दिखे जा रहे थे। इसी बात को ध्यान पे रखते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने 50 से ज्यादा हिताची मशीन और बुलडोजर काम पे लगाए हुए हैं। आप सोचिए कि किस कदर से यहाँ पे अवैध निर्माण कार्य हुआ था कि आज 50 से ज्यादा मशीनरी लगानी पड़ी है और यही मकान और दुकानें तोड़ने के लिए जिस प्रकार से कॉरपोरेशन और पुलिस बल जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि ये काम अगले 3 दिन तक चलेंगे और यही कार्य के साथ पूरा जो तालाब है, जो तालाब में ये अवैध निर्माण के कारण तालाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिसको सबसे पहले नगर निगम एक तालाब बनाएगा और बाद में 7 फेज में ये तालाब का
डेवलपमेंट का प्लान किया गया है। यूपी के संभल में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। किन इलाकों में बुलडोजर एक्शन जारी है, दिखाते हैं। देखिए कैसे संभल जिले में अधिकारी अवैध निर्माण का सर्वे कर रहे हैं। प्रमुख चौराहों पर जाकर नपाई कराई जा रही है। अवैध निर्माण पाए जाने पर अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित शख्स को नोटिस दिया जा रहा है। मुनादी कराकर लोगों से सहयोग करने की अपील की जा रही है। फिलहाल चंदौसी चौराहा, शंकर चौराहा, मनोकामना तिराहा पार्क के सौंदर्यीकरण करवाने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जहां महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान से शहर को जाम मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी। चौड़ीकरण को लेकर कार्य शुरू किया गया है ताकि हम प्रतिमाओं की स्थापना वहां कर सकें। इसी के दृष्टिगत आज यह अभियान और निशानदेही की कार्रवाई की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, नाले नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, तो उन सारे अतिक्रमणों को हटाते हुए हम शहर को चौड़ा के साथ साथ जाम मुक्त भी कराने का हमारी मंशा है, ताकि हमारा चंदौसी चौराहा से लेकर हयात नगर तक, जो हयात नगर चौधरी सराय से भी हयात नगर पर भी जगह जगह ऐसे हमारे कहा जाए ऑब्स्ट्रक्शन है, उन ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाने का हमारा कार्य चल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में 1 घंटे की बारिश के बाद कैसे हालात बन गए, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तस्वीरें पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हैं, जहां बेमौसम बारिश की वजह से पूरा एयरपोर्ट पानी पानी हो गया। महज 1 घंटे की बारिश के बाद एयरपोर्ट का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पानी न भरा हो। पूरे एयरपोर्ट पर इतना ज्यादा जलभराव हो गया कि लोगों की आवाजाही थम सी गई है। जलभराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले सभी गेट पर पानी भर गया। एयरपोर्ट एग्जिट गेट के पास के चैम्बर पानी से भर गए, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई। महज 1 घंटे की बारिश के बाद एयरपोर्ट पर ऐसे हालात बन जाएं तो प्रशासन की आलोचना लाजमी है। फिलहाल अभी मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई है। इन तस्वीरों से साफ है कि पुणे मानसून की बारिश झेलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं, और अगर समय रहते पानी निकासी की तैयारियों को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बारिश आम लोगों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र में जल्द ही मानसून दस्तक देने जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन पर बड़ी खबर है। डेलीगेशन में अभिषेक बैनर्जी जाएंगे। जी हां, यूसुफ पठान की जगह अभिषेक बैनर्जी जाएंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी से इसको लेकर बात की। ममता बनर्जी ने अभिषेक का नाम दिया है। बेंगलुरु से खबर है, जहां भारी बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर पानी भर गया है और कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों से पानी हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है, ताकि लोगों को जलभराव से परेशानी का सामना न करना पड़े। बोट की भी मदद ली जा रही है। कई इलाके में तो एसडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रेस्क्यू टीमें बोट, जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। मौसम विभाग ने आज भी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर देखें तो बेंगलुरु में पिछले 24 घंटों में 103 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों में शहर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिसका नतीजा बारिश के कहर के रूप में सामने आया है। कर्नाटक में अधिकतम कर बेंगलुरु से वसूला जाता है, लेकिन यहाँ बुनियादी ढांचे पर आवश्यक खर्च नहीं किया जा रहा है, जिसकी गवाही बदहाली की तस्वीरें दे रही हैं।